चिकन, एक क्वेश्चन आया था पिछली दफा जी कि चिकन तो हर फास्ट फूड में है, तो दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द फार्म फेड chicken or the your broiler sort of chicken. This is basically I was talking about the homegrown organic chicken. And similarly, if we talk about the fish, either our children don't like the fish, or otherwise we are basically using the farm fed fish, which is corn fed, and the algae which is present in the river, जिसे हम दरियाई मछली कहते हैं. Algae is eaten by the fish. We eat the fish, and that algae contains tryptophan and omega-3 fatty acids, and we get those from those kind of fish, not the farm-fed fish which are grown on corn. तो जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार होते हैं, तो ये ट्रिप्टोफैन जो है ये मजीद नीचे चला जाता है. इसलिए नीचे चला जाता है कि लिवर टेक्स इट फ्रॉम द सर्कुलेशन, जो थोड़ा बचा खुचा होता है उसको लेता है और उसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज कर देता है. इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो है सेरोटोनिन वो सिंथेसाइज नहीं होती और सेरोटोनिन डेफिशिएंसी हो जाती है. वी आर सीइंग दिस डेफिशिएंसी फॉर द लास्ट 50 years when fast food was invented, and it was invented just after World War II. इसकी मैंने हिस्ट्री बताई हुई है कि ये क्यों बनाया गया था और कैसे बना था. तो यहाँ पे हमने ये फूड की बात की थी. और अच्छा ये कैसे आना नीचे. तो मैंने ये कहा था कि प्रॉब्लम्स आर नॉट वन, दे आर टू. फूड की बात हो गई, सर्टेनिन डेफिशिएंसी फॉर ओवर लास्ट 50 years, एंड लोन टुगेदर की टर्म क्वाइन हुई. किसने ये लोन टुगेदर एक जो इस वक्त बड़ा एक पसंदीदा एक समझे कि एक टॉक ऑफ द टाउन है और इसके ऊपर किताब भी लिखी गई. किसने लिखी, क्यों लिखी, उसका आज जिक्र करेंगे. और ये जो गैजेट्स हैं या मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और डिफरेंट इस तरह की जो एप्स हैं, उन्होंने डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, cyber bullying and many more mental health issues, they have been attributed to this modern day gadgetry, especially the cell phones. ठीक है जी, इसकी हम बात करेंगे. तो आज हमारा जो मेन फोकस है वो होगा फूड के अलावा मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर. एक कदम मजीद आगे चलने से पहले मैं इसको रिपीट कर दूं आपके लिए. पिछली दफा हमने ये सीखा था कि जो डोपामीन है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जो कि ये है. यहां से ये जाती है न्यूक्लियस एक्कम्बस के अंदर, जहां पे इसका प्रोसेसिंग होती है. न्यूक्लियस एक्कम्बस इज द रिवॉर्ड सेंटर ऑफ द ब्रेन, और यहां से ही सारा रिवॉर्ड ओरिजिनेट करता है. और जो रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, वो उसकी एक मेमोरी क्रिएट होती है जो कि हिप्पोकैम्पस के अंदर होती है, जो कि विच इज द सेंटर फॉर मेमोरी एंड लर्निंग. और इसके अंदर शिद्दत जो पैदा होती है, जज्बात का जो इजाफा होता है, इमोशनल वेट इसमें ऐड होता है, वो अमिगडाला से होता है. अमिगडाला, दिस इज द एरिया ओवर हियर, ये जो आपको पर्पल सा एरिया नजर आ रहा है. और एमिगडाला के बारे में आज एक स्टेप आगे चलते हैं. एमिगडाला इज आल्सो कॉल्ड द फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन. जिस तरह के ये न्यूक्लियस एक्कम्बस रिवॉर्ड सेंटर है और दिस इज द सेंटर फॉर मेमोरी एंड लर्निंग, एमिगडाला इज आल्सो द सेंटर ऑफ फियर. ये फियर जैसे भी कभी हम रात को अकेले कब्रिस्तान में से गुजरे या हम किसी ऐसी सड़क पे से या स्ट्रीट में गुजरते हैं जहां पे कोई इर्द गिर्द नहीं है, तो वो जो खौफ की कैफियत पैदा होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एमिगडाला. यहां से फियर भी होता है इन एडिशन टू इमोशन, क्योंकि फियर भी एक इमोशन है. तो दिस इज कॉल्ड द फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द रिवॉर्ड सेंटर ऑफ द ब्रेन, एंड दिस इज कॉल्ड द सेंटर फॉर मेमोरी एंड लर्निंग. तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की हमने बात की थी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज जस्ट ओवर हियर एट द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन.
और इसका काम मैंने ये बताया था कि ये हमें अच्छाई और बुराई की तमीज सिखाता है, हमें ये बताता है कि मैंने चीजों को, जो यहां से मुझे न्यूक्लियस अकम्बस से रिवॉर्ड मिल रहा है, मैंने उस रिवॉर्ड को जारी रखना है, उसको क्विट करना है, या मैंने सारी जिंदगी उसकी स्लेवरी करनी है। क्या करना है? अच्छे बुरे की तमीज वो यहां से आएगी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। और मैंने ये बताया था कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बिफोर द एज ऑफ 25 ये फुली डेवलप नहीं करती। ठीक है, तो ये सवाल ये उठा था कि क्या ये 25 साल से पहले बनना शुरू नहीं होती, उससे कहीं पहले बनना शुरू हो जाती है, लेकिन 25 ईयर्स की एज तक ये कंप्लीट नहीं होती। एंड व्हाट आई मीन बाय कंप्लीशन इज कि ये एक वायर है, सपोज ये एक वायर है स्टील की, ठीक है, इसी तरह न्यूरॉन भी एक वायर की तरह होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फ्यूज बॉक्स में फ्यूज देखे होंगे, उसके अंदर एक फ्यूज को जोड़ने के लिए एक बारीक सी तार होती है, ठीक है ना जी। जब बाहर से करंट ज्यादा आता है तो तार फौरन जल जाती है, दरमियान से वो फ्राई हो जाती है, किस्म की जल जाती है जी उमर साहब, ऐसे ही होता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो न्यूरॉन होता है, ये एक बेयर वायर होती है और बड़ी डेलिकेट होती है। जब इसको यहां से बहुत ज्यादा करंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, तो ये कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, जल जाती है। जलने से क्या मुराद है? और ये जो मैंने कहा था कि 25 ईयर्स की एज तक ये ग्रो नहीं करती, उसका मतलब ये होता है कि इस वायर की माइलिनेशन नहीं हुई, अभी इसके ऊपर माइलन शीट नहीं चढ़ी जो कि इसको कवर कर सके। तो 25 साल की उम्र तक इसके ऊपर माइलिनेशन नहीं हुई। ये बेयर वायर की तरह है, और बेयर वायर जिस तरह से जो बारीक स्विच की उसकी होती है, वो थोड़े से करंट से जल जाती है, ये भी थोड़ी सी हीट के साथ जल जाती है, और ये सोचने समझने की सलाहियत खराब कर देती है। जो कि मैंने अभी आपको मिसाल एक लेटेस्ट वाक्य से दी है, जो कि मैं इसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा, तो आपको मैंने जो एक समझाया वो ये, ठीक है। तो उस इस एज ग्रुप में अभी ये माइलिनेशन नहीं, ये थोड़े से रिवार्ड के ऊपर थोड़ा सा रिवार्ड मिला उसे, और वो रिवार्ड हैबिट में तब्दील हुआ, वो हैबिट गई एडिक्शन में, और वो ये फ्यूज जल गया। अब अच्छे बुरे की तमीज खत्म होगी। यू गॉट माय पॉइंट? जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वाक्य शेयर किया, एक वाक्य इसके बाद और भी शेयर करूंगा आपसे, ठीक है जी। तो ये इसको समझना बड़ा जरूरी है, और मैंने इसको बड़ा सिंपल 4 चीजें हैं जो आपने याद रखी, ठीक है जी। अब वाई डू वी केयर अबाउट डोपामीन, ये भी आपकी रेपिटेशन के लिए मैंने स्लाइड की है। डोपामीन इज एन एक्साइटेटरी न्यूरॉन, ये हमने पिछली दफा बात की थी, एक्साइट करता है। लॉन्ग टर्म क्रोनिक फायरिंग कैन किल द न्यूरॉन, मैंने बताया था। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ न्यूरॉन डाउन रेगुलेट, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने आप को डाउन रेगुलेट कर लेते हैं। और फिर क्या होता है? कैटा हिट, यहां से न्यूक्लियस अकम्बस से हिट जाती है, रश ऑफ द डोपामीन, जी तार साहब, अब वो आपकी रश आवाज नहीं होता आ है। रही। तार साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब नहीं, आवाज नहीं आ रही। वो सिस्टम ठीक नहीं है। वो आसिफ से कहें इसको सही करें। हम सुन नहीं पा रहे आपको। अच्छा जी, और सर आपका नेट का इशू होगा। आप जरा नेट देख लें, क्योंकि आजकल नेट बड़े खराब हुए हैं और किसी जगह से ऐसी कोई कंप्लेन मिल नहीं रही, सबको आवाज आ रही है जी। आप जरा नेट देख लें अपना। यस सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज हमें तो। जी 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 जी, आ रही है आवाज? अच्छा जी। You get a hit, get a rush of dopamine, receptors go down. Next time, you give a bigger hit, bigger rush, further down regulation of the receptors. Next time, bigger hit, bigger hit, bigger hit, and at the end, you get nothing. You get nothing. This is called tolerance. And when these neurons start getting damaged or dead, this is called addiction. फर्क समझ आ गया जी? अब
दो चीजों की हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि डोपामीन, सिंपल लफ्जों में, दिस इज गुड। डोपामीन, सेरोटोनिन दोनों ही पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये नेगेटिव तब बनते हैं जब ज्यादती होती है, ओवर स्टिमुलेशन होती है। तो डोपामीन हमें पता चल गया कि जब इसकी ज्यादती हो जाती है तो ये एडिक्शन में बदल जाता है। और सेरोटोनिन के बारे में हमें पता है कि इसकी ज्यादती के साथ एडिक्शन इसलिए नहीं होती कि इसके जो आगे रिसेप्टर है वो डाउन रेगुलेट नहीं होते, जबकि डोपामिन रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। वो डाउन रेगुलेशन ही काम करती है। तो अगर हम सिंपल लफ्जों में समझें तो जो अभी तक हम समझ पाए हैं कि यार एक्सेस ऑफ डोपामिन इज बैड एंड एक्सेस ऑफ सेरोटोनिन इज गुड। लेकिन डोपामिन की ज्यादती सेरोटोनिन को डाउन रेगुलेट कर देती है। जो मैंने एग्जांपल दी थी, मोर प्लेयर वी सीक, मोर अनहैप्पी वी गेट। ठीक है जी। अच्छा, अब इस दो में एक तीसरी चीज मैं आज तो मैंने पिछली दफा डिलिबरेटली ऐड नहीं की थी, मैं पहले यहां तक आपको लाना चाह रहा था कि आपको बात समझ आ जाए। एक तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आजकल हर बंदा जिसका शिकार है वो है थर्ड चीज, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बेसिकली इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ये उस वक्त सक्रीट होता है जब आपको स्ट्रेस होती है। ठीक है जी। तो इस वक्त हर बंदा स्ट्रेस में है, हर तरह की स्ट्रेस है। उसको माली स्ट्रेस है, उसको बिलों की स्ट्रेस है, बच्चों की स्ट्रेस है, और मसाइल है। और बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द जो हमारे वाकयात हो रहे हैं, जो हमें बहुत हाई फाई लग रहे हैं लोग, और बड़े वेल टू डू और बड़े वेल सेटल्ड, वो देख लें कि अंदर से कितने स्ट्रेस्ड है। कॉर्टिसोल बेसिकली इज अ स्ट्रेस हार्मोन, इट इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन इंक्रीज होती है। जब ये दोनों कैटेकोलामीन्स इंक्रीज होंगी, यू विल गेट फ्लशेस, इंक्रीज हार्ट रेट, पैल्पिटेशन, सांस आपका फूलेगा। लेकिन आप एनर्जेटिक इसलिए फील करेंगे क्योंकि ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। ये उस वक्त होता है कि जैसे आप जंगल में जा रहे हैं, कोई आगे से एकदम शेर आ गया, और ये सारा सिंपैथेटिक सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्टिसोल एंड अदर हार्मोन्स ये एक्टिवेट हो जाता है, ताकि या तो आप लड़ पड़े, या आपकी आम सड़क पे लड़ाई में भी यही होता है, या तो आप लड़ पड़े या भाग जाए, दो ही सूरतें हैं ना। इसलिए इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट, या तो आप लड़ पड़े या भाग जाए। ये आप तभी कर सकेंगे जब एनर्जी आएगी। तो इस वजह से ये कुछ पूछा जाए, जी जी। तो मैंने आपको पिछली दफा ये बताया था कि डोपामीन छोटी छोटी खुशियों के लिए निकलती रहे तो अच्छी है। और मैंने ये भी बताया आपको कि ये दोनों पॉजिटिव इमोशंस हैं, दोनों पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें नेगेटिव कोई नहीं है। नेगेटिव सिर्फ उस वक्त होता है जब एक्सेस हो जाता है इसका, मैंने यही बताया। तो छोटी छोटी खुशियां आपकी क्या, मैंने पिछली दफा आपको मिसालों से समझाया। आपका बच्चा फर्स्ट आया, आपके अंदर डोपामीन रश होगा, पॉजिटिव। आप डॉक्टर क्यों बने थे, फॉर द रिवॉर्ड, उस रिवार्ड के लिए। आज आप सुबह अपनी नींद खराब करके पढ़ने आए हैं इल्म के लिए, रिवॉर्ड के लिए। आपको जाते हुए एक सेटिस्फेक्शन होगी, आपका सेरोटोनिन लेवल ऊपर आएगा। आपने आज अपने कमरे की सफाई की, आपने उसको अच्छा तरह से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखा, ये आपका डोपामीन को बढ़ाएगा। दिस आर ऑल गुड। ये वो छोटी छोटी खुशी है ना। आज अगर आपके बच्चे की सालगिरह है, वो खुशी है, ठीक है ना जी। तो ये छोटी छोटी खुशियां जो आप कह रही है, इसका जिक्र हम पिछली दफा बड़ी तफसील से कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हम तस्वीर के दो रुख हैं। कॉर्टिसोल जब डोपामीन के साथ मिलेगी आके, ठीक है ना जी, तो डोपामीन तो पहले ही हमें पता चला कि ये एडिक्शन करती है। लेकिन जब कॉर्टिसोल भी साथ हायर हो जाएगी, जो जब ज्यादा हो जाएगी, तो डोपामीन के साथ जब कॉर्टिसोल आ मिलेगी, पहले हम ये देख लेते हैं फिर इधर आते हैं। तो क्या होगा, ये देखिए, कॉर्टिसोल कॉजेज डिसफंक्शन ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है जी। उसकी, तो ये जो सारा मैंने अभी वाकया किया है, जो ये बंदा ये वाकया करवा रहा था, उसके अंदर स्ट्रेस भी तो होगी ना कि वो कितना बड़ा काम करने जा रहा है। ईयर में आ गया, स्ट्रेस आई, कार्टिसोल लेवल आ गया।
ठीक हो गया ना जी। तो वो जो सोचने समझने की सलाहियत थी वो मजीद नीचे चली गई। हाँ साहब, आर यू विद मी? चीजें, हाँ जी जी। मैं नाम लिए बगैर उस मशहूर कत्ल की बात कर रहा हूं जो इस वक्त लाहौर में टॉक ऑफ द टाउन हुआ हुआ है। ठीक है ना जी। तो जो कातिल था, जो भी उसमें इन्वॉल्व था, डोपामीन तो उसमें थी क्योंकि ही वाज एडिक्टेड, वो तो पहले एडिक्टेड था। और साथ जब वो इतना बड़ा काम करने जा रहा था तो उसके ऊपर स्ट्रेस लेवल क्या होगा? कार्टिसोल आ मिली, ऊपर से उसकी लड़के की उम्र 24 साल से कम थी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप ही नहीं थी की। फर्दर जब कॉर्टिसोल और डोपामीन का मिलाप हुआ तो कॉर्टिसोल का मजीद डिसफंक्शन, इसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मजीद डिसफंक्शन हो गया, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई। जब ये सलाहियत खत्म हो गई तो इससे क्या होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, आई नीड माय रिवॉर्ड राइट नाउ। अब समझ आई बात क्या हुआ? जो मैंने मिसाल समझाई है, तो मैंने बताया ना, उसने कहा मुझे आज रिजल्ट चाहिए, ये आई वांट टू सी। सो डजंट मैटर व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, क्या होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, फांसी लगूंगा, जेल जाऊंगा, वो बात की बात है, मुझे मेरा रिवॉर्ड भी चाहिए। अब समझ आई मैंने आपको वाकया क्यों समझाया? नाउ, so ability of inhibition of reward is hampered, which drives dopamine even faster. कार्टिसोल आ मिली, अब इनहिबिशन का अमल मजीद रुक गया, डोपामीन मजीद तेज हो गई। सो क्रॉनिक स्ट्रेस मेक्स यू वांट मोर रिवॉर्ड, सो न्यूरोनल सेल डेथ एंड एडिक्शन सेट्स इन। तो डोपामीन इज गुड, रिवॉर्ड इज गुड, बट रिवॉर्ड प्लस स्ट्रेस इज नॉट। क्लियर है जी बात? रिवार्ड अच्छी बात है, जो मैडम ने भी बात की, लेकिन जब वो स्ट्रेस में आ मिलेगी तो फिर काम खराब होगा। ये है जी डोपामीन और कार्टिसोल का गठजोड़। अब अगर हम इधर चलें तो ये बात जहन में रखनी है, जो पिछली दफा भी हमने कर ली थी, कि डोपामीन जब ऊपर जाती है तो सेरोटोनिन नीचे आ जाती है, बिकॉज डोपामीन इज एन एंटेगोनिस्ट ऑफ सेरोटोनिन। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस तरफ चलते हैं, सेरोटोनिन के साथ अब कॉर्टिसोल आ मिली। ठीक है, सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स हैं, सेरोटोनिन तो उनको इनहिबिट नहीं करती, ये तो हमने तय कर लिया था पिछली दफा। डोपामीन के रिसेप्टर्स को वो इनहिबिट करती है, सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स इनहिबिट या डाउन रेगुलेट नहीं होते। किससे नहीं होते? डोपामीन नहीं करती। पढ़ लिया था पिछली दफा, याद है आपको, कि डोपामीन से डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स होती है, सेरोटोनिन से नहीं होती। लेकिन जब कार्टिसोल आती है साथ, ये उसके जो रिसेप्टर्स है उसकी डाउन रेगुलेशन कर देगी, अब कॉर्टिसोल कर देगी। अच्छा, अब हुआ क्या, डोपामीन ऊपर गई, उसने कम कर दी सेरोटोनिन, और जो उसके रिसेप्टर थे पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स, उसको डाउन रेगुलेट कर दिया कार्टिसोल ने। नतीजतन कार्टिसोल लेवल नीचे चला गया। बस ये बात समझ लें, सेरोटोनिन रिसेप्टर इज डाउन रेगुलेटेड, सो लेस सेरोटोनिन ड्यू टू डोपामीन एंड फ्यूअर रिसेप्टर्स ड्यू टू कॉर्टिसोल, क्योंकि उसने कम कर दिए। सो दोहरा रोग, दिस लीड्स टू डिप्रेशन। ठीक है, इधर देखें, अभी तक यहां तक जब तक कॉर्टिसोल नहीं मिली थी तो सेरोटोनिन के साथ डिप्रेशन नहीं थी। डिप्रेशन तब आई है जब कॉर्टिसोल साथ आके मिली है, और उसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया। तो कॉर्टिसोल काजेस बोथ एडिक्शन एंड डिप्रेशन, अब दोनों ही हो गई। बस अब पूछना कुछ? ठीक है जी, तो फिर क्या हुआ, cortisol causes both addiction and depression, one due to dopamine and other due to the lack of serotonin. जी बिल्कुल बख्शती है, इसी स्ट्रेस के फाइट और फ्लाइट, इसीलिए कहते हैं ना, ये कार्टिसोल तो हमसे बड़े बड़े काम करवा लेती है। जैसे कि ये अभी एक हमारे शहर में हादसा हुआ,
एडिक्शन के साथ स्ट्रेस मिली आके। स्ट्रेस क्या थी? मुझे 13 करोड़ की गाड़ी चाहिए, मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, और सुबह शाम घर के अंदर मसले मसाइल। ठीक हो गया जी, कार्टिसोल मिल गई। अब उसके जेरे असर जो हमने बात की, कत्ल का प्लान बना। जब आप अपने किसी करीबी को अपने हाथों मारने या मरवाने जा रहे होते हैं तो स्ट्रेस लेवल कहां पे जाएगा? हाईएस्ट। लेकिन क्या हो रहा है इधर? डजंट मैटर व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, आई नीड माय रिवार्ड राइट टुडे। ये हुआ इस सारे केस। इसको आप इखलाकियात के अलावा मेडिकली भी तो एनालिसिस करें। इखलाकियात तो अपनी जगह पे है, लानत मलामत आप अपनी जगह पे करते हैं, लेकिन उसके आप जो अवामिल हैं उन पे भी तो गौर कीजिए कि ये ऐसा हुआ क्यों। क्या उसने किया है या न्यूरोट्रांसमीटर्स ने करवाया है, एडिक्शन ने करवाया है? इस पे भी तो गौर करिए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये टॉपिक। यही होता है, यही अवामिल का फर्म है। प्री फ्रंटल, ये जो हमने पढ़ा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये 25 साल की उम्र तक तो डेवलप नहीं करती, लेकिन जिनमें डेवलप कर चुकी है हम जैसे लोगों के ऊपर, ये डिसफंक्शनल हो जाती है कार्टिसोल के जरिए से। यानी हमें अगर डेवलप कर भी गई है, हम कहते नहीं गुस्से में हम सोचने समझने की सलाहियत खो देते हैं, तो क्या होता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डिसफंक्शन हो जाता है। ये ब्रेन का आखिरी पार्ट है जो कि 25 साल की उम्र में, जी जी, मैं कहता हूं जी 24 साल पे 100% ही बन गया था, लेकिन एडिक्शन और कॉर्टिसोल के गठजोड़ को मद्देनजर रखें ना, उसने डिसफंक्शन कर दिया। बनी हुई भी थी तो उसको डिसफंक्शन कर दिया। एज लिमिट तो निकल गई। जैसे आपकी रेस्पिरेटरी या दूसरी हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, तो वो रूमेटॉइड जैसे मैंने जी 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 बाइस बनती है डिप्रेशन। जी, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है ड्यू टू द डिजीज। वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, उसके ऊपर साइकोसोमैटिक असरात बहुत ज्यादा है। कॉर्टिसोल साथ मिलेगी तो डेफिनेटली एक्सोजिनस एंडोजिनस दोनों करेंगी, डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। हाँ जी जी, ऐसे ही होगा जी। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है, कार्टिसोल होगी, लेकिन कॉर्टिसोल का नाम ही बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है। इसने स्ट्रेस करनी है, वो उसका काम है। दैट इज द ड्यूटी असाइन्ड बाय द नेचर। आगे चलते हैं, इसको बड़ी खूबसूरती से इस सब में समो दिया गया हुआ है। कैसे? ये वो फैक्टर्स हैं जो इससे सारा गोरख धंधा करते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी जो आज के सर फहरिस्त है, फिर प्रोसेस फूड है, फिर शुगर है, फिर स्लीप डेप्रीवेशन है जिसका हम सारे शिकार है, फिर कुछ ड्रग्स है, जैसे भी इन्होंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड का नाम लिया। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा हुआ क्या, ये सारे अवामिल मिलके, अब देखिए बड़ा आपको मजा आएगा, ये बड़ी आपके लिए आसान हो गई। अब ये सारे अवामिल मिलके डोपामीन इंक्रीज करते हैं। डोपामीन इंक्रीज की और डोपामीन रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हुए ये ऊपर, और इसको कहते हैं टॉलरेंस। डाउन रेगुलेशन के बाद अगला स्टेप था एडिक्शन का। ठीक है ना जी, पहले टॉलरेंस हुई, जब डेथ हो रही तो ये एडिक्शन हुई। इसके अंदर कॉर्टिसोल आके मिली, कॉर्टिसोल मिली तो एडिक्शन और बढ़ गई। यही कॉर्टिसोल इन चीजों को भी बढ़ाएगी। यही स्ट्रेस और कॉर्टिसोल जब इधर आई तो स्ट्रोटानिन का रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो गया। डाउन रेगुलेट हुआ तो डिप्रेशन ऐड हुई। उधर से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कारण है ये सारी चीजें। टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बच्चा ग्राउंड में खेलने नहीं जाएगा, आईपैड पे या प्ले स्टेशन पे रहेगा। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी आ गई, प्रोसेस फूड उसको घर बैठे फूड पांडा वाला दे रहा है।
हर प्रोसेस फूड इट इज स्पाइक्ड बाय हाई अमाउंट ऑफ शुगर, ये आ गई। रातों को सोते नहीं आजकल, वैसे ही छुट्टियां हैं, ये आ गई। और ड्रग्स कुछ बच्चे ले रहे हैं या नहीं, बच्चे बड़ों की बात है, कुछ ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे। तो ये सारी चीजें मिली, तो इससे क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, इस फैक्टर को चले बच्चों में निकाल देते हैं। ड्रग्स नहीं लेते बच्चे जो, लेकिन उनके ऊपर ऊपर के चार तो कार फरमा है ना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुई तो सेरोटोनिन जो है वो नेचुरली डिक्रीज हो गई, इससे डिप्रेशन आई। एक डिप्रेशन इधर से आई और ये मिल मिला के सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया जी। आगे चलते हैं जी। सो इफ यू से दैट इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इज नॉट अ स्ट्रेस, आई विल प्रूव इट राइट नाउ कि दिस इज अ स्ट्रेस and this is a reward which leads to addiction. That's my job today. ठीक है जी, ये जितने आपके, इसको हम आइए साबित करते हैं। कैसे करते हैं? एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है जो कि बेस्ट सेलर है इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से अमेरिका में। ये नीर इयाल एक ज्यूइश ऑथर है, उसने किताब लिखी है हुक्ड के नाम से। ये उसने ये जो हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसको उसने डीबंक किया है कि ये किस तरह से अपने यूजर्स को रिटेन करते हैं। इस वक्त दुनिया में दो बड़ी कंपनीज है जिनकी आपस में रेस है, एक सैमसंग की और एक एप्पल की। जंग ये है कि मैं अगर सैमसंग यूजर हूं तो सैमसंग वाला मुझे इस तरह एडिक्शन में उलझाए कि मैं जब अगला फोन खरीदूं तो वो सैमसंग का ही लूं, मैं अपनी कंपनी चेंज ना करूं। सेम इज द केस विद एप्पल और ओप्पो व्हाटसोएवर जो आपकी पसंद है। तो हाउ टू रिटेन द यूजर, ए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय नीर अयाल टू डिस्क्राइब हाउ डिजिटल प्रोडक्ट्स कैन रिटेन कस्टमर्स बाय गेटिंग देम टू फॉर्म हैबिट्स। वो आपको अपने आलात का ऐसे आदी बना दें कि आप उससे छुटकारा हासिल ना कर सकेंगे। दिस इज वर्थ रीडिंग। तो दूसरे लफ्जों में ये जो हुक मॉडल है, हाउ टू मैन्युफैक्चर डिजायर, आपके अंदर अपनी प्रोडक्ट की डिजायर कैसे मैन्युफैक्चर करनी है, ये हुक मॉडल के साथ होता है। और ये कैसे होता है ये देखिए, कितना खूबसूरत मॉडल है ये आपको एक ट्रिगर देंगे, ट्रिगर से आप एक्शन करेंगे, एक्शन से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप फिर मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस हुक के अंदर घूमते रहेंगे, इस दायरों के अंदर। आइए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है वो खारिश जो मुझे उकसाती है, मुझे भी सर में खारिश होती है सपोज, तो मैं अगला काम क्या करूंगा, इसको खुजाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एक्शन। सिंपल। पहले तो आपको खुरक डालनी है ना उस चीज की। आपको हमने पिछली दफा दिखाया था कि इश्तिहारों के जरिए कैसे आपके अंदर वो खारिश पैदा की जाती है ताकि आप एक्शन करें। तो वो खारिश पैदा करने के बाद अगला आप करेंगे काम एक्शन। एक्शन करेंगे जब आप, तो आप वो चीज खरीद लेंगे। उनका मोबाइल है, आईफोन है, सैमसंग है, एप्पल है, ओप्पो है, व्हाटसोएवर। बच्चे आईपैड ले लेंगे, प्ले स्टेशन ले लेंगे, एक्सबॉक्स ले लेंगे, ठीक है जी, व्हाटसोएवर ले लिया, एक्शन कर लिया। उनको पहले खुरक हुई कि मेरे दोस्त के पास है, इच पैदा हुई। अब उसने उसको स्क्रैच कैसे किया, तो उसने एक्शन करके उस इच को मिटा लिया। ठीक है, अब वो इच जब मिट गई तो अब उसने उससे रिवार्ड हासिल करना शुरू किया। वेरिएबल रिवॉर्ड है। वेरिएबल का मतलब है कि जब भी वो उसको खोलेगा उसको एक नई दुनिया मिलेगी। आप जब भी फेसबुक खोलते हैं तो उसका वो ही पेज तो नहीं आता ना, नया होता है। क्या ख्याल है आपका? आपकी किसी के साथ कन्वर्सेशन चल रही है व्हाट्सएप पे, आपने एक मैसेज कर दिया और आप कामों में लग गए, आपको एक ख्वाहिश रहेगी कि यार मैं देखूं उसका जवाब क्या आया है। ठीक है, फिर आप उसका जवाब देंगे, फिर आप अगला। हर दफा एक वेरिएबल रिस्पॉन्स है। ये जो वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स है ना, ये आपको एडिक्ट कर देती है। बात समझ आ रही है? हम फेसबुक पे अपनी एक तस्वीर डालते हैं, उसके बाद हर 10 मिनट बाद उसको चेक करते हैं कि इस पे लाइक्स कितने आए हैं, है जी, इसके ऊपर कमेंट्स कितने आए हैं, और हर दफा वेरिएबल रिस्पॉन्स है। किसी का एक कमेंट है, उसके बाद एक और कमेंट है, ठीक है जी, कुछ और कमेंट है,
तो ये दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल रिस्पॉन्स एंड दिस वेरिएबल रिस्पॉन्स इज द मेन कॉज ऑफ एडिक्शन। अगर रिवॉर्ड एक जैसा हो ना, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में, तो शायद आप एडिक्ट ना हो, लेकिन ये जो वेरिएबिलिटी है ये आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाती है। और जब आप उससे रिवॉर्ड ले लेते हैं, उस गैजेट को साल 1.5 साल आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप उस रिवॉर्ड के आदी हो जाते हैं और अगले मॉडल पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्या वजह है कि एप्पल Tayyab sahab, what is the 10 साल, definition 1.5 of साल के addiction? बाद अपना मॉडल चेंज करता है, और वो मॉडल 1.5 लाख महंगा हो या 2 लाख महंगा हो, लोग तब भी खरीदेंगे। एंड दिस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन, कि जब आप वो चीज जिसकी या तो आपको जरूरत नहीं है या पहले से मौजूद है, लेकिन आप उसकी कोई भी कीमत अदा करके दोबारा उसको लेना चाह रहे हैं, तो ये अंडर दी हेडिंग ऑफ एडिक्शन आता है। कैसे एडिक्ट किया गया? ट्रिगर करके आपको एक्शन पे मजबूर किया गया, उसकी आदत डाली गई थ्रू द वेरिएबल रिवॉर्ड, और ताकि आप उनके अगले आने वाले मॉडल पे इन्वेस्टमेंट कर दें। दिस इज कॉल्ड हुक मॉडल ऑफ मार्केटिंग। और यही मॉडल इस वक्त आपकी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें कार फरमा है। ये दूसरी खातून है, इसका नाम है शेरी टर्कल, MIT मीडिया वॉचर, ठीक है। इसका किताब पे इसका देखें कितना खूबसूरत, ये इसका मैंने पिछली दफा जिक्र किया था, इसने अलोन टुगेदर, जो आप पूछ रहे थे ना कौन सी किताब है किजुम साहब, ये इस खातून ने लिखी है। और कितना खूबसूरत टाइटल लिखा है, व्हाई वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड लेस फ्रॉम ईच अदर। अब हमने टेक्नोलॉजी से ज्यादा हसूल या ख्वाहिशात का हसूल क्यों बढ़ा लिया है बजाय एक दूसरे से, ठीक है जी। और मेरी यहां बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी ये क्लास जिसके ऊपर मैं इतना मेटाबॉलिक में टाइम लगा रहा हूं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझसे ये पूछे कि MIT मीडिया वॉचर का क्या मतलब है। या तो आप बोर हो गए हैं, या आपको इसका मतलब आता है, या आप इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देना चाहते। या मैं आपको यहां, मैं अगर यहां ऑडियंस में बैठा हूं तो मैं तो स्पीकर से पूछूं, भाई MIT का मतलब क्या है? आपने किसी ने नहीं पूछा मुझसे, ठीक है जी। अमेरिका में एक स्टेट है मैसाचुसेट, ठीक है जी, ये है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ जी, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे ये खातून मीडिया की रिसर्चर है, ठीक है जी। उसने ये किताब लिखी है अलोन टुगेदर। कि आज हम सारे ये जो दावे करते हैं कि मेरे फेसबुक के ऊपर 1.5 लाख फॉलोअर हैं, वो बेकार है आपके लिए। दे आर जस्ट गार्बेज एंड रबिश फॉर यू, आई विल प्रूव इन अ शॉर्ट वाइल, ठीक है जी। तो ये जो हैबिट है ना, हैबिट या हमारा जो रिवॉर्ड है, ये जो हैबिट है ये एक सुपर पावर है। वारिस शाह यहां पे याद आ गए। वारिस शाह ने, देखिए ये लोग भी कितने जीनियस थे, फिलोसफर थे, थिंकर थे। मशहूर मारूफ उनका शेर है, वारिस शाह ना आदतां जांदियां ने भावें कर दियो पोरिया पोरिया भी। अगर एक बंदे के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, उसकी आदतें नहीं बदलेंगी अगर उसकी पक्की हो गई है तो। वारिस शाह नहीं आदतां जांदियां ने भावें कर दियो पोरिया पोरिया भी, तो आदतें नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? दे आर सुपर पावर्स। कैसे? इफ यूज्ड फॉर गुड, habits can enhance people's lives with entertaining and even healthful routines. If used to exploit, habits can turn into wasteful addictions. ये सारी किताब का लुब्बे लबाब है। समझ आई बात? ये इतनी ताकतवर इंस्टिंक्ट है, पावरफुल इंस्टिंक्ट है आपकी जो हैबिट है। अगर अच्छी है तो आप बनेंगे अरशद नदीम, ठीक है जी। अगर बुरी है ये पावर,
आपकी कार्टिसोल और डोपामीन का इम्तजाज हो गया तो आप सगे रिश्तों को भी इस दुनिया से मिटा देंगे। गॉट माई पॉइंट? व्हाट कैन वी डू पर्सनली? अब हमने इससे निकलना कैसे है? अभी तक तो हमने सिर्फ यही कहा ना कि हम फंसे कैसे हैं। याद, अगर किसी कुएं में गिर जाओ तो कोई निकलने का भी तो जरिया होगा ना। सो देयर इज अ 4 C's मॉडल, ऑल एविडेंस बेस्ड। ये मैं बता दूं जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। इससे बचने के जो 4 तरीके हैं वो सी से शुरू होते हैं। ऑल आर एविडेंस बेस्ड, दे आर क्लिनिकली प्रूवन टू अप योर सेरोटोनिन so that we can improve your happiness, tamp down your dopamine to reduce reward and addiction, and lower your cortisol to reduce the stress। यही 3 चीजें चाहिए विद मनी बैक गारंटी। जिन्होंने ये मॉडल बनाया है वो कहते हैं जी अगर ये काम ना करे तो पैसे वापस ले लें। दैट इज सो एविडेंस बेस्ड, वेल डन एंड प्रूवन। ये दावा है इसको बनाने वालों का, इस मॉडल के जो मैं करने जा रहा हूं। और मजेदारी की बात यह है कि ये जो मॉडल 4 C's का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जितने लोग हॉल में बैठे हैं, ये मॉडल उनकी माएं उनको उनके बचपन से लेके अब तक सिखाती रही हैं। हमने सीखा नहीं है, भूल गए। 4 C's मॉडल जिसका इतना बड़ा दावा आज मेडिकल रिसर्च कर रही है, ये मॉडल हमारी माएं हमें सिखा चुकी हैं। क्या है ये मॉडल? 4 C's। ये चारों चीजें क्या हमारी माओ ने नहीं सिखाई? कनेक्ट, कंट्रीब्यूट, कोप एंड कुक। बच्चियों को ये ज्यादा सिखाई जाती है। अभी मैं जब इसको अनफोल्ड करूंगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सब कुछ तो हमें सिखाया गया था, भूले तो हम खुद हैं। ठीक है जी, चलिए पहले सी की बात करते हैं, कनेक्ट। हमने सामने कुर्सियां पड़ी हैं, वही शेरी टर्कल की किताब का ये कवर पेज है। इंटरपर्सनल कनेक्शन, फेस टू फेस, आई टू आई, जैसे भी हम कर रहे हैं। आपका मेरे साथ कनेक्शन है आई टू आई। मेरी जितनी मूवमेंट्स हैं, मेरे जितने फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे आप चाहते या ना चाहते हुए अपने अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। ठीक है? क्यों मुंतकिल कर रहे हैं? वी हैव ए सेट ऑफ न्यूरॉन इन आवर ऑक्सीपिटल रीजन विच आर कॉल्ड द मिरर न्यूरॉन्स। जैसे हम शीशा नहीं देखते, आप इस वक्त मुझ में एक शीशे की तरह अपनी शक्ल देख रहे हैं। सो दीज मिरर न्यूरॉन्स आर एक्टिवेटेड। जब ये एक्टिवेट होते तो ये क्या करते हैं? दे जनरेट एम्पैथी। ठीक है जी, रिक्वायर्ड फॉर सेरोटोनिन जनरेशन। एम्पैथी हमें चाहिए होती है। एम्पैथी क्या है? एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे के साथ फेस टू फेस, आई टू आई कॉन्टैक्ट। किस तरह से होता है? फीलिंग्स ऑफ पर्सन यू आर टॉकिंग टू अल्टीमेटली बिकम्स अडॉप्टेड बाय यू एज वेल, एंड इन दैट प्रोसेस यू जनरेट कंटेंटमेंट। अभी जितना आप मेरी बातों की, हाफिज साहब बड़ी मुस्कुराहट से मेरी बातों की तायीद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये किस वजह से कर रहे हैं? कंटेंटमेंट। आपको तसल्ली हो रही है कि यार ये जो बंदा जो कुछ कह रहा है ना, ये बात दिल लगती है, तो आपको कंटेंटमेंट मिल रही है इसकी। डोपामिन रश तो नहीं ना हो रहा, सेरोटोनिन आ रही है ना। ये कैसे आ रही है? ये मेरे फेस टू फेस कॉन्टेक्ट से है। अनफॉर्चुनेटली जो मेरे दोस्त वहां बैठे हैं, वो सिर्फ मेरी आवाज या मेरी मूवमेंट, उनके साथ मेरा आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं है, इसलिए शायद वो इतना बेनिफिट उनके लिए ना हो। अच्छा जी, व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन्स? आप में से कोई बंदा मुझे बताएगा कि दुनिया में टोटल कितने मज़ाहब एग्जिस्ट करते हैं? एनी आइडिया? अंदाजन एनी आइडिया? दुनिया में टोटल कितने मज़ाहिब हैं जी? 20? 700. There are 4,200 religions right now on this face of earth, and all these religions have one thing common. Apart from उनका बिलीफ क्या है, इसकी कोई गर्ज नहीं है। उन सब में एक चीज कॉमन है,
वो क्या है? मीटिंग प्लेस। सबकी कोई ना कोई मीटिंग प्लेस है। मुसलमानों की मस्जिद, हिंदुओं का मंदिर, सिखों का, बुद्धिस्ट का टेंपल, क्रिश्चियंस का चर्च। इस तरह 42 मजाहब के सबकी एक कॉमन मीटिंग प्लेस है। वो इस कनेक्ट के लिए है। जब आप नमाज जुमा में जाते हैं, किसी भी नमाज में जाते हैं, वहां से आपका फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होता है। आपका इमाम जब सामने बैठ के आपसे इसी तरह मुखातिब होता है जैसे मैं हो रहा हूं, तो ये वही एम्पैथी क्रिएट हो रही है। जिन लोगों में एम्पैथी है उनको हम कहते हैं एम्पैथेटिक। ठीक है जी? या एम्पैथेटिक या एम्पैथिक, जिनमें ये एम्पैथी पैदा हो रही है उनको हम कहते हैं एम्पैथिक, और जिनमें ये नहीं पैदा होती उनको हम कहते हैं साइकोपैथिक। समझ आई बात? वो होते हैं साइकोपैथ। तो रिलीजन्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम द बिलीफ, सबकी एक चीज कॉमन है कि मीटिंग प्लेस सबकी है। सोशल मीडिया क्या करता है? सोशल मीडिया 3 चीजें करता है। सोशल मीडिया एस से है ना, सोशल मीडिया एस से शुरू होता है, तो 3 ही एस करता है। क्या करता है? इट सोज। सोज का क्या मतलब है? बोता है। सीड्स ऑफ सैडनेस। जी, सोशल मीडिया सोज द सीड्स ऑफ सैडनेस। ये आपको उदास करता है। कैसे करता है? देयर इज नाउ एम्पल रिसर्च है इसके ऊपर। सोशल मीडिया जनरेट्स डोपामीन। क्यों? मैंने बात, वेरिएबल रिवॉर्ड की वजह से। हर दफा रिवॉर्ड वेरिएबल है, हर दफा मैसेज नया खुल रहा है, हर दफा सफा नया खुल रहा है, हर दफा खबर नहीं आ रही है। ठीक है जी? स्टडीज शो दैट फेसबुक लीड्स टू सोशल आइसोलेशन एंड डिप्रेशन। जो कहते हैं जी मेरे फेसबुक के ऊपर 500 दोस्त हैं, 1000 दोस्त हैं, फेस टू फेस कनेक्ट ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है जी। C2 कंट्रीब्यूट। Contribution doesn't mean the contribution in your bank accounts or your wealth. Contribution outside of you. अपने से बाहर कंट्रीब्यूट करना है। Those who value financial success drive less contentment. जिनके पास बहुत दौलत है उनके पास कंटेंटमेंट नहीं होगी। दौलत मसाइल लाती है। उनको रिवॉर्ड तो मिल रहा होगा उनके ब्रेन पे, शायद कंटेंटमेंट नहीं है उनके। ठीक है जी? लेकिन हैविंग सेड दैट, सेविंग रादर देन स्पेंडिंग इंक्रीजेस हैप्पीनेस। अगर आप बैंक में अपने रखते चले जा रहे हैं, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूं, ये उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अभी स्पेंडिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात जिम्नन साथ आ गई कि अगर आप बेतुकी चीजें खरीदने पे पैसे लगा रहे हैं, वो वक्ती तौर पे आपको डोपामीन का रश तो देगी, लेकिन 3 या 4 दिन के बाद आप उदास हो जाएंगे कि यार इस पैसे के साथ वो काम किया जा सकता था, मैंने एवं ही यार ये काम कर लिया। कई बार में ऐसे काम करते हैं, यार मैं एवं ही गया था यार उधर हाइपर स्टार, मुझे तो जरूरत ही नहीं थी यार, ये मैं नया टेलीफोन सेट क्यों उठा लाया हूँ, मेरे पास अच्छा वाला मोबाइल था यार, मैं क्यों वहां पे भाग। तो ये गिल्ट कहीं ना कहीं आता है। लेकिन अगर आप उसको संभालते रहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन स्पेंडिंग मनी ऑन योरसेल्फ इंक्रीजेस प्लेयर एंड मेक्स यू अ कंज्यूमर। आप सारी उम्र के लिए कंज्यूमर ही रहेंगे, चीजें ही खरीदते रहेंगे ऑनलाइन या बाहर। स्पेंडिंग मनी ऑन अदर मेक्स यू एन इंडिविजुअल एंड इंक्रीजेस द हैप्पीनेस। किसी गरीब की मदद कर दें, ठीक है जी, किसी बेवा की बच्ची की शादी करवा दें, किसी को सिलाई मशीन ले दी,
तो ये जब दूसरों पे आप करते हैं, इट इंक्रीजेस द हैप्पीनेस। एग्रीड? मेकिंग बेटर वर्क प्लेस फॉर योर कोलीग्स। अगर आपके पास पैसा बहुत नहीं है तो उसका ये मतलब थोड़ी कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर आप किसी ऑफिस में बॉस हैं तो अपने मुतहतों से अच्छा सलूक करें, उनके लिए उस वर्क प्लेस को जहन्नुम ना बनाएं, उनकी लानत मलामत ना करें। अपने क्लिनिक पे जो आपके असिस्टेंट है, जो आपके साथ स्टाफ काम करता है, वो खुशी से आना महसूस करे आपकी जगह पे। आप उनके लिए अपनी अगर वर्क प्लेस अच्छी बनाते हैं, और अगर शाम को आपका बर्गर खाने को दिल किया है, आपने अपने लिए बर्गर मंगाया है, तो एक एक बर्गर आपने एक एक स्टाफ के लिए भी साथ मंगा लिया है, या एक एक कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया है, तो समझिए आपने कंट्रीब्यूट कर दिया। घर में जो खवातीन है, अगर वो पैसे नहीं कंट्रीब्यूट कर रही बाहर, तो अपने घर आने वाली मुलाजमाओं को अपने खाने में से, अगर आज आपने चिकन पकाया है तो एक प्याली उसको दे दें, और जब आप चाय बनवाएं अपने लिए तो उसको ये कहें कि एक चाय की एक प्याली मेरे लिए भी बना दो, बना रही हो तो एक अपने लिए भी बना लेना। दिस इज कंट्रीब्यूशन। आल्ट्रुइज्म क्या है? ये तो आपको पता होगा। वॉलंटियरिज्म ये सारी हम करते हैं। सलाब के दिनों में हमने वॉलंटियर किया अपने आप को, हम कैंप करते हैं जाके, वॉलंटियर करते हैं ना बहुत सारे सोशल वर्क्स के लिए। फिलैंथ्रोपी का भी सबको पता है। यार ये क्या बुला है आल्ट्रुइज्म? मुझे बड़ा ही मजेदार लगा ये लफ्ज, और मुझे बड़ी हंसी आई जब इसके मैंने तलाश की। आइए मिसाल से समझते हैं। जब शादी पे खाना खुलता है, या फैमिली कॉर्न के ऊपर जो गाला डिनर नाइट पे जो धींगा मुश्ती मचती है, या दोपहर को लंचेस में मचती है, वो धींगा मुश्ती ये होती है कि खाना खुलने की देर हम दौड़ लगाते हैं और कहते हैं प्लेट काबू करूं, और जो सामने है पहले उसको उंडेल लूं। ठीक है जी, कोनी मार दूं, जगह ना दूं किसी को। ये हमारा मुंह मिजाज है। इसको कहते हैं खुदगर्जी। आल्ट्रिज्म है बेगर्जी। खाना खुले किसी भी जगह पे है, आप बैंक की लाइन में है, खातून आ गई है, तो आप उसको कहेंगे भाई इसको फैसिलिटेट कर दो, शायद इसमें घर जाना होगा। बुजुर्ग आ गया है, आप ट्रेन में बस में ट्रेवल कर रहे हैं, एक बुजुर्ग आ गया है, आपने अपनी सीट खाली कर दी है। ठीक है जी, आपने खाना रश करके जाके तबाही मचाने की बजाय वो प्लेट उठा के अपने साथी को दिया कि जनाब आप पहले खाना खा लें। दिस इज कॉल्ड आल्ट्रिज्म। दिस इज कॉल्ड आल्ट्रिज्म। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है जी, मैं ये समझ रहा हूं कि मैं आज कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुबह नींद खराब की अपनी, आया रात मैं पढ़ता रहा हूं। मैं जिस दिन सुबह मेरा लेक्चर होता है, क्योंकि पूरा हफ्ता मैं बिजी होता हूँ, रात को मैंने स्लाइडें में आज सारी रात ये काम किया आपके लिए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। ठीक है ना, जिस तरह माशाल्लाह आप सारे अपनी अपनी हैसियत में करते हैं, सब समझने कंट्रीब्यूट आ गया जी। अब कोप से क्या मुराद है? कोप से मैं 3 चीजें मुराद लेता हूं। कोप करना, सिचुएशन से हम आहंग कैसे होते हैं, कोप कैसे करते हैं। ये है जी स्लीप, माइंडफुलनेस और एक्सरसाइज। 3 चीजें आप कर लें तो आप कोप करने के मास्टर हो जाएंगे। चलिए पहली बात करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय स्लीप। स्लीप वेल। स्लीप डेप्रिवेशन इंक्रीजेस फियर, जो मैंने शुरू में बताया था। अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, आप एक खौफ की कैफियत में रहते हैं जब नींद पूरी नहीं होती। एंड कॉर्टिसोल आउटपुट एंड इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। पढ़ चुके हैं हम, अब यहां पे इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। 35% of adults get less than 7 hours of sleep. 23% suffer from clinical insomnia. Some of those have sleep apnea. Caffeine reduces sleep and increases dopamine in an attempt to try to stay awake. जब आप कैफीन लेते हैं तो वो आपकी डोपामीन को इंक्रीज करती है, आपको रिवॉर्ड देती है ताकि आप जागते रहे। उस रिवॉर्ड के जरिए सर आप जागते रहते हैं। ठीक है जी, और जब आप जागते रहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि आप खाएं कुछ नहीं। आपका ग्रेलिन रिस्पॉन्स, जो आपका हंगर हार्मोन है, वो आपको खाने पे उकसाएगा। एंड स्क्रीन्स, हमारे फोन, हमारी टैबलेट्स, हमारे टीवीज, हमारे कंप्यूटर्स, दे आर एंटीथीसिस टू स्लीप। ये स्लीप के मुखालिफ हैं। ठीक है जी, देयर इज अ रिसर्च दैट दोज चिल्ड्रन who charge their cell phone in their bedrooms, चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो देख नहीं रहा इसे,
सिर्फ चार्जिंग पे लगा हुआ है, दे स्लीप 28 minutes less each night than those who don't charge their phones inside their bedroom. 28 मिनट की स्लीप उनकी कम होती है बच्चों की, 28 minutes पर नाइट। क्यों? बड़ा अच्छा सवाल है जी, क्यों? जब आप मोबाइल चार्जिंग पे आपने लगाया हुआ है, तब भी उसमें से ब्लू लाइट रेज एमिट होती है, ठीक है जी। ब्लू लाइट जो है वो ब्रेन सेल्स को ये पैगाम देती है कि अभी लाइट ऑन है, हालांकि वो है नहीं, ठीक है जी। सिमिलरली आपने सारे कमरे की लाइटें बंद है और सिर्फ आपका मोबाइल खुला है, तो ये जो लाइट आपकी आंखों के सामने है, ये आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ये मैसेज दे रही है कि सारा कमरा ही रोशन है। क्या चार्ज करें उसको, कमरे से बाहर रखें? चार्ज में मना नहीं किया मैंने, वो साइड ना लगा के रखें, वरना आपको वो इच उकसाती रहेगी। आप जब रात को वॉशरूम के लिए उठेंगे माय मोबाइल जरूर देखेंगे, नहीं तो कर ले तजर्बा। नहीं, बैटरी के अलावा, और जैसे ही उसके ऊपर आपको कोई आपके मर्जी का मैसेज, तस्वीर या कुछ नजर आ गई, कई स्लीप आपकी, अब आप उसमें खो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो ये हो गई जनाब स्लीप। स्लीप के बाद अगला माइंडफुलनेस। आज किसी भी जगह जब इंटरव्यू देने जाते हैं बच्चे, तो उनसे पूछा जाता है भाई ठीक है तुम डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, कंप्यूटर आता है तुम्हें? तो कहता है जी कंप्यूटर आता है। अच्छा जी, तो फिर ऐसे करना है बेटा, डॉक्टरी तो आप करेंगे ही करेंगे, मरीज तो देखेंगे ही, लेकिन प्रोफेसर साहब की जो प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट की, वो भी आपने तैयार करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। 2 टास्क हो गए, ठीक है जी। तीसरा ये है, चूंकि आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, तो आपने आज लेबोरेटरी में जितने टेस्ट हुए हैं उसकी वर्कशीट आपने बना के देनी है लेबोरेटरी में जो पैथोलॉजिस्ट है कि आज आपने कितने टेस्ट किए। और चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आज शाम आपकी ड्यूटी में जितनी रेवेन्यू कलेक्शन हुई है ना, उसका हिसाब भी जरा अकाउंटेंट से लेके तो अपने पास लिख दीजिएगा, ताकि बॉस को बता दें कि आज आपकी शिफ्ट में इतने पैसे आए। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। और मल्टीटास्किंग को आज के दौर में बहुत अच्छा समझा जा सकता है, लेकिन मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल साइंसेस कहती हैं कि ओनली 2.5% पर्सन्स इन द वर्ल्ड कैन डू द मल्टीटास्किंग, 97.5 कांट। वो कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम यू स्विच फ्रॉम वन टेस्ट टू अनदर यू गेट अ कार्टिसोल पंप, स्ट्रेस हो जाती है, एंड यू लूज 23 मिनट्स ऑफ फंक्शनल कंसल्टेशन टाइम। आपको तो अगले 23 मिनट अभी संभलने में ही लग जाते हैं, और अभी ये जो पहला छोड़ के दूसरे पे है, तीसरा इसके आगे भी तैयार है, समझ के बाद। एंड दिस मेक्स यू मिजरेबल। मल्टीटास्किंग नहीं करनी, ठीक है जी। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर ही रहे, इसी में ही आप काम करें। आपको जरूरी नहीं है कि आपने अब इस उम्र में तबला बजाना भी सीखना है, साथ म्यूजिक में भी आना है, ठीक है जी। ये जरूरी नहीं है कि आपने जी मैंने तो अब जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना है, मैंने तो साथ मॉडल भी बनना है, नहीं, जिसके हैं उसी काम में रहे। बेस्ट पॉलिसीज, डू वन थिंग एट वन टाइम और डू नथिंग। या तो एक वक्त में एक काम करें या कुछ ना करें। मल्टीटास्किंग इज बैड। Focusing on one thing or nothing actually lowers your dopamine, increases your serotonin. As soon as you have to do 2 things, you are screwed. आपका बेड़ा गर्क हो गया जब आपको एक से 2 काम करने पड़े। ये हो गई माइंडफुलनेस। एक्सरसाइज, as good as SSRIs to alleviate depression. एक्सरसाइज कर ले, समझ लें आपने एस्टेलोप्राम की गोली खा ली आज। और इफ यू कंबाइन माइंडफुलनेस, जो पीछे मैंने बात की है, एक काम पे फोकस करें,
with exercise you can reverse the need for any exercise for depression, जिससे डायबिटीज रिवर्स होकर दवा छूट जाती है, इसी तरह आपके SSRI भी छूट सकते हैं। और मैंने शुरू में बता दिया दिस इज ऑल एविडेंस बेस्ड। अगर कोई ये साइकेट्रिस्ट कहता है कि जी ये मुमकिन नहीं है, तो उसको मैं साइकेट्री में से ही उसकी एविडेंस दूंगा कि ये मुमकिन है, आपने कभी इस पर गौर नहीं किया। ठीक है जी, एक्सरसाइज का इतना ही काम है, तीनों चीजें हो गई। अब फाइनल जी कुक है। कुक फॉर योरसेल्फ, फॉर योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इट इज फूड फॉर द ब्रेन अपार्ट फ्रॉम द फूड फॉर द बॉडी। ये आपके दिमागी सेहत के लिए भी एक फूड है खाना पकाना। क्या करता है ये? हमें खाने में 3 चीजें चाहिए होती हैं। ट्रिप्टोफैन, जिसकी बात हुई, ताकि हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़े। हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए होते हैं, जिससे कि एंटी इंफ्लामेटरी है वो, और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की रेगुलेशन में। और हमें शुगर लो चाहिए। ये काम आप तभी कर सकते हैं अगर आप खुद खाना पकाएंगे। तो अगर आप बाजार से खाना लेंगे, शुगर वो जितनी मर्जी डालें, आपका तो कंट्रोल ही नहीं है। ट्रिप्टोफैन वैसे नहीं होता फास्ट फूड में। ओमेगा 3 फैटी एसिड जहां से मिलते हैं, मैंने बताया, वो दरियाई मछली जो कि एलजी खाती है, उससे मिलते हैं। तो ये तभी चीजें प्रोवाइड होंगी ना जब खाना आप खुद पकाएंगे, तभी ये चीजें आपके कंट्रोल में होगी ना। प्रोसेस फूड में कैसी होंगी? जो खाने की नीड है वो क्या है हमारी? हाई ट्रिप्टोफैन हमें चाहिए, हाई ओमेगा 3 और लो शुगर। ये 3 नीड्स है। ये तभी पूरी होगी अगर आप लर्न टू कुक योरसेल्फ। और आज वो खवातीन जो बड़े फख्र से ये कहती हैं कि जी मेरी बेटी को तो खाना पकाना आता नहीं है, हमने तो इसको रखा है शहजादी की तरह, तो जी हम जहां बच्ची देंगे हमने उनको पहले कह देना कि हमारी बेटी से खाना ना पकवाइएगा, क्योंकि इसने खाना कभी नहीं पकाया। सो दे हैव टू थिंक ट्वाइस, नहीं थ्राइस एंड 4 times ऑन दैट। अदरवाइज योर डॉटर्स विल रिमेन अ विक्टिम of the food companies for rest of their lives and also their children and husband as well। वो सारी जिंदगी होस्टेज रहेंगी फूड कंपनियों की। ठीक हो गया जी? तो ये कुक करने के फायदे हैं जी। अब ये क्या है? ये बड़ी वायरल हुई हुई आजकल। ये एक अरबी है जी, जिसकी उम्र है 63 साल। He has married 53 times in last 43 years to find his true love। पहली बात तो ये है कि जो बंदा 43 सालों में 53 शादियां करेगा, तो पहली बात तो ये है कि वो उस रिवार्ड और प्लेयर को डिक्ट हो चुका है। हर शादी पे उसका डोपामिन रश हो रहा है। लेकिन क्यों ट्रू लव नहीं अभी तक मिला? कि सेरोटोनिन नहीं है। द मोर हैप्पीनेस यू सीक, मोर अनहैप्पी यू बिकम। और वो कहता है जी मैं अभी भी तलाश में हूं, मैं मजीद शादियां करूंगा, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। अब आपको समझ आई है कि इसको सच्चा प्यार क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है जी, अब आपको समझ आई है। जो शादियां ये कर रहा है वो है डोपामीन, और जो नहीं मिल रहा वो है सेरोटोनिन। मोर प्लेयर यू सीक इन एवरी मैरिज, मोर अनहैप्पी यू गेट। जहां से मैंने पहले दिन बात शुरू की थी। ठीक है जी। और आखिर में एक वर्ड ऑफ विजडम, खसारा है हर वो चीज, हर वो सहूलत, हर वो शख्स जिसकी कीमत आपका ज़हनी सुकून हो। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।